वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील है और उम्मीद है आप लोग खैरियत से हो। तो अब से इस वीडियो में मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ कि MT4 प्लेटफॉर्म के लिए, MT4 प्लेटफॉर्म और MT5 प्लेटफॉर्म के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप लोग किस तरह यूज़ करोगे और इसको यूज़ करते हुए हम अपने एक्सपर्ट एडवाइजर और इंडिकेटर को किस तरह से डेवलप करेंगे। तो पहले तो मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अभी मैं MCL4 की बात कर रहा हूँ। तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब मेरी स्क्रीन व्यू करो जरा। ठीक है। तो ये रहा MT4 प्लेटफॉर्म। ठीक। तो MT4 प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग में MT4 थोड़ा सा आउटडेटेड प्लेटफॉर्म है। MT4 के बाद MT5 प्लेटफॉर्म है जो कि 2011 में लॉन्च लॉन्च किया मेटाकोर्स कंपनी ने। और सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म भी मैंने इंस्टॉल किया है। इसके अलावा मेरे पास कौन कौन से मौजूद है लैपटॉप, ट्रेड स्टेशन भी है, एक निंजा ट्रेडर भी है प्लेटफॉर्म। तो अभी के लिए हम जिस पे फोकस करेंगे, एम MQL4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे फोकस करेंगे। अगर हम प्लेटफॉर्म की तरफ देखें तो जो MT4 प्लेटफॉर्म है हमारे पास, ये MT4 और MT5 दोनों प्लेटफॉर्म सेम कंपनी की तरफ से है जो कि मेटाकोर्स है। ठीक है, ये है मेटाकोर कंपनी की तरफ से। और इसके अलावा जो सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है कोई, ये है स्पोर्टवेयर कंपनी की तरफ से। ठीक है। तो MT4 प्लेटफॉर्म में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है ना, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है MQL4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और MT5 में जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो है MQL5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ कुछ काफ़ी हद तक सिमिलर है, लेकिन लाइब्रेरीज, जो बेस लाइब्रेरीज है इनकी, उनमें थोड़ा सा फ़र्क है। अब ये सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म है ना, ये यूज़ करता है, इसमें यूज़ होती है C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये डायरेक्टली नहीं बल्कि C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक फ्रेमवर्क है जिसका नाम है सी एल्गो। तो इसमें ये लैंग्वेज यूज़ होती है। तो अभी मेरा जो फोकस है वो है MQL4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ। तो अब हम MQL4 को व्यू करेंगे कि MQL4 में हमने अभी के लिए इस वीडियो में किस किस टॉपिक को कवर करना है। मैं इसकी पहले बेसिक्स को कवर करूँगा। MQL4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो बेसिक्स है ना, पहले वो बताऊंगा। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप पूरा एक रोड मैप होगा, हम गो थ्रू करेंगे हर एक पोर्शन को। इसमें एक इसका जो लेआउट है ना, उस लेआउट को अंडरस्टैंड करो कि इसमें होता क्या क्या है। इसमें इनिट फंक्शन है। जैसे ही आप बोर्ड को स्टार्ट करते हो तो इनिशियलाइज होता है बोर्ड, तो ये एग्जीक्यूट होता है। इसमें डी इनिट फंक्शन है। इसमें हमारे पास ऑन टिक फंक्शन है और ऑन स्टार्ट, ये दोनों सेम है जो कि ऑन टिक के ऊपर ही एग्जीक्यूट होते हैं। जो ऑन टिक फंक्शन है ये हम यूज़ करते हैं बोट में, और जो ऑन स्टार्ट फंक्शन है ये हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर में। लेकिन दोनों चीज़ें सेम है क्योंकि ऑन टिक और ऑन स्टार्ट ये दोनों ऑन टिक के ऊपर ही एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन ये के लिए एक सेपरेट फंक्शन है और ऑन स्टार्ट इंडिकेटर के लिए एक सेपरेट फंक्शन है। इसी तरह इसमें एक और फंक्शन है जो कि ऑन चार्ट इवेंट का फंक्शन है। ये एग्जीक्यूट होता है जब आपने किसी बटन को क्लिक किया चार्ट पे और चार्ट को स्क्रॉल कर रहे हो। आप चार्ट के ऊपर कोई भी इवेंट करते हो ना, इम्प्लीमेंट करते हो, जो भी इवेंट चार्ट के ऊपर अकर होता है उसके लिए एक ऑन चार्ट इवेंट का फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। अगर आपने चार्ट के ऊपर कोई बटन ड्रॉ किया, उसके ऊपर क्लिक किया है, तो ये फीचर एग्जीक्यूट होगा। और इसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है कि मैंने ये एग्जीक्यूशन किस चीज़ के लिए की थी। ये चार्ट के ऊपर जो इवेंट अकर किए, ये कौन सा इवेंट था? ये चार्ट को स्क्रॉल करने का इवेंट था, या फिर जूम आउट जूम इन करने का इवेंट था, या फिर क्लिक करने का इवेंट था? इस तरह का जो फंक्शन है, जो चीज़ें हैं, वो ऑन चार्ट इवेंट के फंक्शन के थ्रू हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके बाद एक और चीज़ है जो कि है ऑन टाइमर फंक्शन। तो ये फंक्शन हम एग्जीक्यूट करते हैं टाइमर की बेसिस पे कि 1 सेकंड का डिले के बाद फंक्शन दोबारा एग्जीक्यूट हो जाए।
अब ये तो थे फंक्शंस जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलते हैं। इसके अलावा जो मेन इसके अलावा एक और कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने व्यू करनी है बेसिक्स में, जिनमें हमारे पास आता है पैरामीटर्स कैसे क्रिएट करते हैं। पैरामीटर्स कौन से वाले, जो कि जिम करो ये कोई एक बोर्ड में ओपन करता हूँ, ये एक बोर्ड है और इनपुट सेक्शन में ये जो पैरामीटर नज़र आ रहे हैं, अब ये पैरामीटर हमने किस तरह से क्रिएट करने हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ताकि हम बोर्ड को कंट्रोल कर सकें। वो पैरामीटर, ये उन पैरामीटर्स की मैं बात कर रहा हूँ। पैरामीटर्स और पैरामीटर्स के साथ बाद में हमें जिन चीज़ों को व्यू करना पड़ता है वो बेसिक्स में वो है अरेज, वेरिएबल्स, फिर लूप्स, इफ एल्स कंडीशन, ठीक। और एक छोटा सा फंक्शन है इनम का जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आता है। इनम का मैं क्लासिक की तरफ नहीं जा रहा क्योंकि बोर्ड डेवलप करने के लिए अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ नहीं भी करते हैं ना, तब भी फ्रीली बड़ी आसानी से हम ये बिल्ड कर सकते हैं। इसके बाद लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज को हम मुख्तलिफ लाइब्रेरीज को अटैच कैसे करते हैं, थर्ड पार्ट लाइब्रेरीज को कैसे अटैच करते हैं। तो इसमें ये जो पोर्शन है ना अरे का, वेरिएबल का, लूप का, ये तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से रिलेटेड है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है। तो ये थोड़ा ये चीज़ें हर एक लैंग्वेज में सेम होती हैं। अगर आपको सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट या फिर इस तरह की कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। अब जो MT4 प्रोग्रामिंग की अपनी लाइब्रेरी के फंक्शंस हैं जिसमें इनिट है, डी इनिट है, ऑन टिक है, ये चीज़ें अब हम उसके तरफ मूव करते हैं। तो उसको व्यू कर लो। तो पहले तो अब ये हमारा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में जो हमारे पास एडिटर है, एडिटर के लिए अगर मूव करना है तो यहाँ पे ये देख रहे हो टॉप पे, एक मिनट, ये रहा एडिटर। ये एडिटर है हमारे पास मेटा कोर्स लैंग्वेज के लिए। तो इसके ऊपर क्लिक करना है इस एडिटर पे, तो ये एडिटर को ओपन कर देगा। ये हमारे पास ये ओपन हो गया एडिटर। ये एक तरह से कंपाइलर है हमारे लिए। अब इस कंपाइलर में मैंने क्या करना है, मैंने एक न्यू बोर्ड क्रिएट करना है। अब लेफ्ट साइड पे देख रहे हो कि मेरे पास नेविगेशन बार है। ये इसको क्लिक करोगे ना यहाँ पे, ये हमारे पास एक नेविगेशन के लिए है और ये नीचे टर्मिनल के लिए शो करने के लिए। तो अब अभी मैंने इसको टर्मिनल को भी ओपन किया और ये लेफ्ट साइड पे जो नेविगेशन बार है इसको भी ओपन किया। अब जो नीचे टर्मिनल है हमारे पास, इसमें जैसे ही आप कंपाइल करते हो ना फाइल को, क्लिक किया, कंपाइल किया, अगर फाइल में कोई एरर होगा जो नीचे टर्मिनल में शो होगा। अब हमने बोर्ड को ओपन करना है तो मैं एक बोर्ड फाइल ओपन करता हूँ। इसमें दो पोर्शन है। ये जो में तीन पोर्शन है जो कि ज़्यादा यूज रहे जिनमें जिनको हम यूज़ करेंगे। एक्सपर्ट फोल्डर है, इंडिकेटर फोल्डर है, लाइब्रेरीज फोल्डर है। हाँ, ये भी यूजेबल है। इंक्लूड, हाँ, ये तो हमारी कस्टम इंक्लूड फाइल्स है ना जो हेडर पे हम यूज़ करते हैं। और ये फाइल्स अगर कोई डेटाबेस से रिलेटेड या एक्सेल फाइल कुछ क्रिएट करनी है तो वो यहाँ पे होगी। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एक्सपर्ट सेक्शन को, और यहाँ पर ऑलरेडी एक मैंने फाइल जनरेट की थी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं न्यू एक बोर्ड क्रिएट करता हूँ, इस पर क्लिक किया, न्यू के बटन पे क्लिक किया, एक्सपर्ट टेम्पलेट चूज किया। अब यहाँ पे मैं टेस्टिंग की है, ठीक है। इसको मैंने नेम दिया, इसका नेम टेस्टिंग की है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया। अभी मैंने बाय डिफॉल्ट कुछ भी चूज नहीं करा, ना ही टाइमर, ना ही ऑन चार्ट इवेंट, ना ही ऑन टेस्टर। ओके, अब ये मेरे पास फाइल है और इसकी फाइल ये यहाँ पे जनरेट भी हो चुकी होगी। ये अब दोबारा इसने एक न्यू फाइल, प्रीवियस वाली मैंने डिलीट कर दी थी, अब ये न्यू फाइल है मेरे पास। अब मैं साइड बार को और इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ।
अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या क्या बाय डिफ़ॉल्ट क्या चीज़ें विजिबल हैं। फाइल में कुछ भी नहीं, क्या विजिबल है? टॉप पे ये प्रॉपर्टीज़ कुछ शो हो रही हैं। ऑन इनिट का फंक्शन है, ऑन डी इनिट का फंक्शन है, ऑन टिक का फंक्शन है, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था। तो ऑन इनिट का फंक्शन जो सा है ये एग्जीक्यूट होता है जब न्यूली हम चार्ट बोर्ड को चार्ट के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, तो ये ऑन इट का इनिशियलाइज होता है। जैसे ही हम बोर्ड को चार्ट से रिमूव कर देते हैं उस वक्त ये डी इनिट का फंक्शन इनिशियलाइज होता है। और ऑन टिक का फंक्शन हर एक टिक के ऊपर, जैसे ही कोई न्यू टिक आता है तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो हमने जो ऑन बार फंक्शन है ना, वो भी ऑन टिक के थ्रू हमने खुद डेवलप करना होता है। ऑन बार फंक्शन यहाँ पे नहीं है, सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म में मौजूद है, लेकिन MT4 MT5 में नहीं है। तो अब आओ इसकी बेसिक की तरफ। ये तो था कि ऑन इनिट ऑन डी इनिट का फंक्शन है। अब यहाँ पर मैं आके जैसे मैं कोई फाइल बिल्ड करूँगा ना, तो वो इस एक्सपर्ट सेक्शन में मुझे शो हो जाएगी। यहाँ पे जो प्रीवियस फाइल है उनको, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, प्रीवियस फाइल को, बोर्ड फाइल को, ये कंफ्यूज करेगा। अब ये यहाँ पे फोल्डर में नेविगेटर में मेरे पास इंडिकेटर का फोल्डर है, और एक्सपर्ट का स्क्रिप्ट का। स्क्रिप्ट को भूल जाओ, इंडिकेटर और एक्सपर्ट यही मेन चीज़ें हैं। इंडिकेटर कभी यूजेबल नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं होते मेरे लिए। मैं एक्सपर्ट की तरफ रहता हूँ, तो ये मेरे लिए एक्सपर्ट का फोल्डर है। तो अब मैं इस फाइल पे जाता हूँ और इसको कंपाइल करता हूँ। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पे फाइल क्रिएट करने के लिए इसको मैंने सेव किया और इसने कंपाइल करके मुझे यहाँ पे एक फाइल जनरेट कर दी होगी। ये रही, एक फाइल आ गई। ठीक, अब मैं इस पे एक फीचर करता हूँ। जैसे ही मैं इसको इनिशियलाइज करूँगा ना, तो मैं इसमें एक अलर्ट डिस्प्ले करवाता हूँ। ये मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन पे कुछ प्रिंट हो, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टेस्टिंग ये इनिट। ठीक, और जैसे ये डी इनिट होगा उस वक्त भी ये मुझे एक अलर्ट शो करेगा। टेस्टिंग ये डी इनिट। तो ये ऑन टिक पे मैं प्रिंट करता हूँ। अब मैं ये भी बताता हूँ प्रिंट कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। टेस्टिंग ये ऑन टिक प्रिंट, कंपाइल किया तो इसको चार्ट के ऊपर इंस्टॉल करना, डबल क्लिक करो, जो चार्ट बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हुआ होगा उसके ऊपर बहुत ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। अब मैं इसके इसके ओके बटन पे क्लिक किया, तो जैसे ही बोर्ड इंस्टॉल हुआ इसने एक अलर्ट अलर्ट शो कर दिया। इस पे राइट डाउन है कि टेस्ट ये इनिट। ठीक, और एक्सपर्ट सेक्शन पे जाओगे जो बॉटम पे, तो यहाँ पे हमें जो ऑन टिक फंक्शन में मैंने राइट डाउन किया था ना, ये यहाँ पे तीन फंक्शन थे ना। एक तो था ऑन इनिट का, और एक तो था डी इनिट का, और एक था ऑन टिक का। अब ऑन टिक में मैंने राइट डाउन किया टेस्टिंग ये ऑन टिक प्रिंट। तो ये एक्सपर्ट सेक्शन में हमारे पास जो ये बॉटम पे है, ये शो हो रहा है बॉटम पे जो टूल बॉक्स है ना हमारे पास, एक्सपर्ट सेक्शन में हमें ये प्रिंट करके दे रहा है कि टेस्टिंग ये ऑन टिक प्रिंट। तो हर एक टिक के ऊपर जो डाटा प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मुझे जो करंट क्लोजिंग प्राइस है ना वो प्रिंट करके दे। ऑन टिक क्लोज, इसको प्लस का सिंबल ऐड किया और आए। अभी मैं इसमें हूँ ना MQL4 पे, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इसी तरह क्लोज वैल्यू पिक कर सकते हो। क्लोज को पिक करने के दो तरीके हैं, पहले जो बताता हूँ। जो लास्ट कैंडल है ना जीरो की, अब कैंडल की तरफ व्यू करो कि MQL4 प्लेटफॉर्म पे हम कैंडल्स को किस तरह से पिक करते हैं। अज्यूम करो ये चार्ट है, और लास्ट पे जो हमारे पास कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये एक कैंडल है, इसके बाद ये कैंडल है, ये एक कैंडल है,
एक कैंडल है। और अब जो कैंडल की काउंटिंग है ना, तो लास्ट कैंडल का जो इंडेक्स है वो 0 है, उससे प्रीवियस कैंडल का 1 है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और सो ऑन एंड नंबर ऑफ कैंडल। तो वाई एक्सिस पे हमारे पास जो लिस्टेड है चीज़ उस वो है प्राइस, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास है टाइम। तो ये चार्ट है। अब जो लास्ट कैंडल है ये, अगर आप करंट कैंडल को रेफर करना चाहते हो ना, तो हमें ज़ीरो इंडेक्स यूज़ करना पड़ेगा। तो करंट कैंडल हमेशा ज़ीरो इंडेक्स को रेफर करती है। तो अगर अब मेरे पास हर कैंडल की तीन चीज़ें मौजूद हैं, सॉरी, चार चार पांच चीज़ें मौजूद होती हैं हर कैंडल की हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी जो हाई प्राइस है, हाई प्राइस वो है। और हमारे पास इस कैंडल की लो प्राइस है, हमारे पास इस कैंडल की ओपन प्राइस है, इस कैंडल की क्लोज प्राइस है, और इस कैंडल का यहाँ पे वॉल्यूम शो होता है। ठीक है, इस कैंडल का वॉल्यूम है। तो ये पांच चीज़ें होती हैं हमारे पास हर कैंडल की। तो अभी मैं क्लोज का पिक कर रहा हूँ, तो मैंने इसकी क्लोज को चूज़ किया, दोबारा कंपाइल किया। तो इसने क्या किया, ये देख रहे हो, इसने पहले ऑन टिक था, पहले बोर्ड ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड था, इसने पहले उसको डी इनिट किया, बोर्ड को रिमूव किया चार्ट से, फिर दोबारा इनिशियलाइज कर दिया, तो ये दोबारा ऑन इनिट का फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। अब यहाँ पे देख रहे हो नीचे टर्मिनल सेक्शन में कि इसने प्रिंटिंग की है मुझे ये क्लोज प्राइस। ठीक है, क्लोज प्राइस अभी क्या है, 38.99। अभी मैं थीरियम के पेयर के ऊपर हूँ, तो इसलिए मुझे ये 38.99 जो करंट प्राइस चल रही है ना इसकी थीरियम की, वो शो कर रहा है, ये रही। अब हम देखते हैं, ये जो था प्रिंट और अलर्ट। ठीक, इसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक तो जो अलर्ट है, दूसरा प्रिंट है, तीसरा जो प्रिंट करने के लिए यूज़ होती हैं चीज़ें, एक प्रिंट है, एक अलर्ट है। अलर्ट में भी ऐसे ही इसको यूज़ के अंदर टेक्स्ट लिख दिया। एक तीसरी होता है कमेंट, कमेंट भी यूज़ करते हैं हम लोग। कमेंट किस लिए होता है वो मैं बताता हूँ अभी। अज्यूम करो कि मैं कमेंट प्रिंट को रिमूव करता हूँ, मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, और ये कमेंट अब मैं दोबारा इसको कंपाइल करता हूँ, ये कहाँ पे शो होगा मुझे। ऑन एडिट पे भी अलर्ट था, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, दोबारा कंपाइल किया। अब दोबारा हमें वो शो नहीं होगा, ना ही प्रिंट में कुछ शो होगा, ना ही ये अलर्ट शो होगा, लेकिन ये कहाँ पे शो होगा, कमेंट। कमेंट देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देखो कमेंट हमें शो होता है हमेशा टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे चार्ट की। तो ये कमेंट की खूबसूरती है, कमेंट इतना यूज होता है। अब चार्ट के ऊपर हम टेक्स्ट भी प्रिंट कर सकते हैं प्रॉपरली, उसका साइज चेंज करते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, वो एक अलग पोर्शन है, उसको भी हम स्टेप बाय स्टेप व्यू करेंगे। अभी तो मैं बेसिक पे हूँ ना, तो बेसिक्स को अंडरस्टैंड करो कि MQL4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये बेसिक्स हैं, उसको कैसे यूज़ करना। अब इसमें जो पैरामीटर है, हम पैरामीटर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पहले तो मैं चाहता हूँ मैं एक पैरामीटर क्रिएट करूँ यहाँ पे, इनपुट और इंटीजर पैरामीटर। और यहाँ पे मैंने लिखा स्टार्ट इंडेक्स, जो कि है 10। और ये स्टार्ट इंडेक्स, अब ये प्रिंट में करता हूँ, इसको मैंने कंपाइल किया। और हम यहाँ पे अब बोर्ड पे आए, इसका पैरामीटर चेक किए, इसको दोबारा डबल क्लिक किया, इनपुट में गए, तो ये हमें स्टार्ट आई के नाम से पैरामीटर्स ने जनरेट कर दिया, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 10। ठीक, ये रही। इसको कैसे क्रिएट किया, मैंने बस इनपुट लिखा है, इंट इंटीजर टाइप का वेरिएबल है ये, जिस और ये इसकी वैल्यू 10। अब मैं चाहता हूँ कि वेरिएबल ये रहे, लेकिन यूजेबिलिटी में यूज़र कुछ हो ना, वो कुछ और हो। तो यूज़र को मैं स्टार्ट इंडेक्स में ये प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ये मैंने कंपाइल किया, दोबारा पैरामीटर को दोबारा ओपन किया। अब ये देखो यहाँ पे टेक्स्ट का जो टेक्स्ट डिस्प्ले था ना, वो चेंज हो गया।
अब यहाँ पे इनपुट भी लिख सकते हो, यहाँ पे एक्सटर्न भी लिख सकते हो। ठीक है, एक्सटर्न का जो डिफरेंस है ना इनमें, इनपुट का ये है कि अगर आपने इनपुट लिखा है ना, तो ये एक स्टैटिक वेरिएबल है, इसको अगर आप चाहो ना तो इनिशियलाइजेशन पे इस वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते। जैसे ये है ना स्टार्ट आए लिख के, तो इसको 10 पहले से आपने ये पैरामीटर में दिया वैल्यू, तो आप यहाँ पे आके इसको नो वैल्यू दे दो खुद से। इनपुट के केस में नहीं कर सकते, लेकिन एक्सटर्न के केस में कर सकते हो। तो वो यूजेबल होगा प्रोग्रामिंग के अंदर, उसको ना चेंज करके वेरिएबल को यूज कर सकते हो। तो ये डिफरेंस होता है इनपुट में और एक्सटर्न में। लेकिन अगर एक्सटर्न लिख के भी करते हो तो वो यूजर की विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं होता, वो वैसे ही शो होता है। ये देख रहे हो, वो अभी भी शो हो रहा है, वो इसलिए इशू नहीं है। चाहो तो मैं अमूमन इनपुट ही यूज करता हूँ, मुझे जरूरत नहीं पड़ती मॉडिफाई करने की। नहीं तो मैं अगर जरूरत पड़े तो मैं उसकी ना डुप्लीकेट एक वेरिएबल बना लेता हूँ नॉर्मल। तो ये था स्टार्ट इंडेक्स, और एक और मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, एंड इंडेक्स फाइल किया, और ये इसने स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स तक ये वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स तक इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, क्लोज फंक्शन मैं बता रहा था कि क्लोज के भी दो तरह के अप्रोच होती हैं क्लोज को यूज़ करने की। अभी मैं इसको भी इन्फॉर्म करता हूँ, इसको भी बताता हूँ, और इसको भी पढ़ लो। अगर हमने कैंडल की जो पांचों चीज़ें मैं बता रहा था, कैंडल में पांच चीज़ें होती हैं। एक तो क्लोज, जिसको हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर दे के यूज़ करते हैं। फिर ओपन, प्राइस, ओपन, क्लोज, हाई, और लो, ये वॉल्यूम, लास्ट कैंडल का। अब ये पांच चीज़ें आ गई। ठीक है, अगर एक और चीज़ भी है कि अगर आप ये जो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने क्लोज, ओपन, हाई, लो और वॉल्यूम किया है ना, जो अगर आप करंट पेयर पे हो ना, अभी मैंने बोर्ड किस पेयर पे इंस्टॉल किया, मैंने जो इंस्टॉल इंस्टॉल किया एथीरियम यूएसडी पे, तो वो ये मुझे इसी पेयर की वैल्यू शो करेगा, प्रिंट करके देगा। इसी पेयर की जो कैंडल्स हैं, जो अभी ये कैंडल डिस्प्ले है, लास्ट जीरो के नाम से ये कैंडल होगी, वन के नेम से इंडेक्स से ये कैंडल, टू के इंडेक्स से ये वाली कैंडल। अब मैं चाहता हूँ कि मैं बोर्ड मेरा चल रहा है एथीरियम यूएसडी पे ही, लेकिन मैं जीबीपी यूएसडी का डाटा मैंने फेच करना है, मैंने बिटकॉइन का डाटा फेच करना है, मैंने किसी और सिंबल का डाटा फेच करना है, किसी कमोडिटी का, किसी मेटल का। अब यहाँ पे कितने हमारे पास सिंबल अवेलेबल है प्लेटफॉर्म में, सिंबल देखो तो सिंबल तो बहुत ज़्यादा है। अब मैं ये मेरे पास मार्केट सिंबल, जहाँ पे जो मार्केट में मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ ये वाले, लेकिन असल में इससे ज़्यादा सिंबल्स हैं। ये सिंबल पे जाओगे, ये यहाँ पे देखो, मेरे पास क्रिप्टो के सिंबल्स हैं, मेरे पास एनर्जी है, मेरे पास फॉरेक्स के मेजर पेयर्स हैं, माइनर पेयर्स हैं, एग्जॉटिक पेयर्स हैं, ये सारे पेयर्स। अब आप किसी बोर्ड को आपने किसी एक पेयर पे इंस्टॉल किया है, और आप चाहते हो कि आपने किसी दूसरे पेयर की कैंडल की ओपन, क्लोज, हाई, लो वैल्यू एक्सेस करनी है, तो आप कैसे करोगे? उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लिखना है आई क्लोज, ये फंक्शन की तरह यूज करना है ऐसे। सिंबल नेम देना है यहाँ पे जीबी पी यूएसडी। ठीक है, या फिर अगर आप करंट सिंबल का ही एक्सेस करना चाह रहे हो कि दूसरे टाइम फ्रेम का डाटा, तो करंट सिंबल के लिए यहाँ पे अंडरस्कोर सिंबल, और टाइम फ्रेम जो है वो आप यहाँ से दे सकते हो पीरियड अंडरस्कोर H4, पीरियड अंडरस्कोर डेली, पीरियड अंडरस्कोर M30 और M5। और ये आपने M30 टाइम फ्रेम दे दिए, यहाँ पे आपने शिफ्ट दे दिए। शिफ्ट का मतलब है जो इंडेक्स, मतलब लास्ट कैंडल जो है करंट कैंडल वो जीरो है, उससे प्रीवियस सेकंड लास्ट डोंट सी है वो वन, फिर टू, फिर थ्री।
तो ये वेरिएबल आपको कोई डाटा रिटर्न करके देगा, उसको आप सेव करवा लो किसी वेरिएबल में। ये क्लोज वैल्यू मैंने सेव की किसी स्पेसिफिक सिंबल की, किसी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम की जो वैल्यू वो मैंने टारगेट करके वो हम इस सिंबल से कर सकते हैं। तो ये जो सिंबल है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपने जो टाइम चूज किया है चार्ट से, अभी चार्ट में मेरा क्या टाइम चूज है, वो अभी चार्ट पे 1 मिनट है। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ ना H1 पे, तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लोज का फंक्शन है, ये मुझे बाय डिफ़ॉल्ट क्लोज का फंक्शन मुझे स्पेसिफिक जो चूजन चार्ट के ऊपर विजिबल टाइम फ्रेम है और जो पेयर्ड है उसी का डाटा फेच करके देगा। लेकिन जो आई क्लोज फंक्शन है, इस पे डेवलपर को ज़्यादा कंट्रोल है। ये चाहे तो जिस मर्जी डेवलपर इस फंक्शन को यूज़ करते हुए किसी भी टाइम फ्रेम की इंफॉर्मेशन को पिक कर सकता है। अब यहाँ पे मैंने ये वैल्यू एक एक्सेस की, डबल की। अब मैंने ओपन की भी करनी है, मैं ओपन लिखता हूँ और आई ओपन, और ये यहाँ पे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट करंट सिंबल को चूज़ किया और इसका पेयर मैंने दे दिया पीरियड। नहीं सॉरी, अगर हमने ये पीरियड देना है ना तो सारे कैपिटल होंगे। पीरियड M30 और 0 इंडेक्स, मतलब करंट कंडल का। डबल वैल्यू को थोड़ा सा छोटा, ठीक, डबल आई आई हाई और सिंबल और पीरियड M30 0। और इसी तरह हमने डबल किया लो, डबल किया वॉल्यूम, ठीक है। ये आई लो किया, और ये मुझे इसने हाई टाइम फ्रेम, ये लो किसी भी टाइम फ्रेम की स्पेसिफिक टारगेटेड सिंबल और उसका टाइम फ्रेम की जो लो वैल्यू वो मुझे फेच करके दे दी। ये है कोई सिंबल पीरियड M30 और 0। और ये वॉल्यूम में इसने मुझे प्रोवाइड कर दिया आई वॉल्यूम। ये जो सा MQL4 है इसमें आप इस तरह एक्सेस कर रहे हो, लेकिन जो MQL5 है ना उसमें ये चीज़ नहीं है। उसमें डायरेक्ट यही, सिर्फ यही वाला, यही चीज़ें हैं। MQL4 में ये दोनों चीज़ें हैं। तो ये पीरियड M30 और 0, अगर मैंने यहाँ पे किसी और टाइम फ्रेम को चूज़ करना है तो मैंने यहाँ पे ये लिखना है, क्या लिखूँ, फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी। तो अगर आपने यूरो यूएसडी करना है तो यहाँ पे ये सिंबल जो था ना, ये बाय डिफॉल्ट जो भी करंट सिंबल यूज हो रहा है जो उसी को फेच करके हमें दे देगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अभी करंट सिंबल का ही मैं डिफरेंट टाइम फ्रेम चूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये चूज़ किया है। अगर आपने यहाँ पे करंट जो पीरियड चूज़ हो रहा है वो यूज़ करना है, तो इसके लिए ये तरीक़ेकार है कि अंडरस्कोर पीरियड लिखो, जो करंट पीरियड चूज़ हो रहा है वो पिक हो जाएगा। अब इसके भी डिफरेंट अप्रोचेज हैं। अभी के लिए मैंने बताया कि सिंबल करंट चूज़ करना है, तो एक ये है। एक और तरीक़ेकार है, या फिर आप सिंबल लिख सकते हो, या फिर आप सिंबल की बजाय SYMBOL सिंबल, और ये फंक्शन के तौर पे आप लिखो, ये भी हमें करंट सिंबल प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह अगर आपने पीरियड चूज़ करना है तो आप ये पीरियड लिखो, ये आपको पीरियड मिल, करंट जो पीरियड चूज यूज़ हो रहा है वो मिल जाएगा। और या फिर आपने अगर एक और फंक्शन भी है इसका पीरियड, और ये अभी करंटली कौन सा पीरियड यूज़ हो रहा है ये वो आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये दोनों अप्रोच है, इनमें से कोई एक एट अ टाइम अगर चाहो यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब हम फॉर लूप एज यूजुअल जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, वैसे ही यहाँ पे भी है। अगर मैंने फॉर लूप यूज़ करना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो और आई लेस देन और इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा
एंड आई, और स्टार्टिंग पॉइंट मैंने लिखा स्टार्ट आई, ये जो वेरिएबल मैंने क्रिएट किए थे, ठीक है, मैंने वो यहाँ पे दे दिए, और मैंने आई प्लस प्लस कर दिया। अब मैं यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको चूज़ करने की बजाय मैं दूसरी जो वैल्यूज़ है ना उनको चूज़ करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा कंट्रोल है मेरे पास। तो यहाँ पे मैंने इसको चूज़ किया, कॉपी, इसको मैं कट करता हूँ, और ये इसमें फॉर लूप के अंदर मैं प्रिंट कर देता हूँ। ये प्रिंट किया मैंने। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी है, वो तो मैं बताना ही भूल गया था। यहाँ पे डेट एंड टाइम, टाइम लिखा मैंने, और आए टाइम, और इसको हमने सिंबल पीरियड M30 टाइम फ्रेम का, और 0, ठीक है, ये टाइम भी आ गया। अब यहाँ पे मैंने ये जो मैंने टाइम फेच किया वो यहाँ पे प्रिंट करूँगा। इसके आगे मैंने फिर ओपन प्राइस, ओपन प्राइस, इसके बाद मैं चाहूँ तो अपनी जो यहाँ पे क्लोज प्राइस को प्रिंट करता हूँ। क्लोज प्राइस हाई लो की बजाय मैं यहाँ पे प्रिंट करना पसंद करूँगा वॉल्यूम को, ठीक है, ये मैंने प्रिंट कर दिया। और हाई लो को मैं रिमूव भी कर देता हूँ, मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा, वो इतनी लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। अब जो इंडेक्स मैंने यूज़ किया है स्टार्टिंग इंडेक्स एंड तक, वो है ये आई, यहाँ पे दिया मैंने। ओके, ये मैं कोड कर रहा हूँ इनिट के फंक्शन में, जैसे ये इनिशियलाइज होगा ये सिर्फ उसी वक्त एग्जीक्यूट होगा। ये आ गया। तो एक्सपर्ट सेक्शन में अभी तो इसने कुछ प्रिंट नहीं किया। मैंने इसको कंपाइल किया, कंपाइल में कोई एरर नहीं आया, और अब मैं इसको प्रिंट सेक्शन में ये प्रिंट हो रहा है स्टार्ट से एंड तक, इसको मैं दोबारा एक्सपर्ट सेक्शन को क्लियर करता हूँ, और यहाँ पे हम 30 टाइम फ्रेम पे गए, और यहाँ पे मैं बोर्ड को दोबारा इंस्टॉल करता हूँ, 10 to 0, ये रहा लोड सक्सेसफुली, लेकिन इसने यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं किया, क्या मसला है? सिंबल में चेंज करता हूँ, और पे जाता हूँ। अच्छा, स्टार्ट से मैंने किया, मैं ऑपोजिट से, मैं अभी 0 से स्टार्ट करके 10 तक जा रहा हूँ, मैं 10 से स्टार्ट करके 0 तक आता हूँ, देखते हैं ये कुछ कर भी रहा है कि नहीं। यहाँ पे मैं एक अलर्ट भी शो करता हूँ कि ये इनिट हुआ, तो एक मिनट, स्टार्ट में कौन से कर रहा हूँ, स्टार्ट में कर रहा हूँ, स्टार्ट 10 है। ओए होए होए होए, एक मिनट, स्टार्ट सही हुआ है, स्टार्ट अगर ये वैल्यू 10 है ना, 10 से मैंने 0 तक जाना है, तो यहाँ पे मुझे ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखना पड़ेगा एंड में।
और स्टार्ट में से मैंने माइनस माइनस किया, ये 10 है तो 10 को मैंने 10 से स्टार्ट हुआ आई, फिर फर्स्ट टाइम ये 10 पे एग्जीक्यूट होगा, आई इक्वल टू 10 पे, फिर जब ये सेकंड टाइम आएगा तो ये आई 10 माइनस माइनस करेगा तो ये फिर 9 होगा। तो मैंने ज़ीरो से गेट ज़ीरो और ज़ीरो से गेटर तक चलना है, तो ये मेरी कंडीशन है फोर लूप की। यहाँ पे इशू था। अब मैंने अब ये एग्जीक्यूट हुई और इसने ये प्रिंट भी कर दिया मुझे डाटा। ठीक है, देख रहे हो? तो मैं ऑन इनिट को रिमूव कर देता हूँ, दोबारा प्रिंट करता हूँ, ये देखो आ गया डाटा। ये इसको रिमूव किया। और अब एक चीज़ समझ लो कि बोर्ड जो है ना, जो चार्ट को इंस्टॉल किया हुआ है वो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा, उसके दो कंडीशन है। बोर्ड की जो रीस्टार्टिंग है ना, ई ए की जो रीस्टार्ट एबिलिटी है वो डिपेंड करती है दो चीज़ों पे। अगर तो आप पैरामीटर चेंज करते हो तो बोर्ड रीस्टार्ट हो जाएगा। अगर आप टाइम फ्रेम चेंज करते हो ना, चार्ट का जो करंट टाइम फ्रेम है, तब भी बोर्ड आपका रीस्टार्ट हो जाएगा। वो क्या चीज़ है टाइम फ्रेम? और ये टाइम फ्रेम से मुराद अभी ये चार्ट पे देख रहे हो, मैंने इस पर मूव किया है और इसने इनिशियलाइज होते वक्त वो ऑन इनिट का फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, उसने कर दिया अब एक बार। अब जब तक आप कोई इशू नहीं ना करते या फिर इंटरनेट डिस्कनेक्ट नहीं हो जाता आपका, ठीक है, नेट नेट का कोई इशू नहीं आता, तो अगर नेट डिस्कनेक्ट होता है दोबारा रिकनेक्ट होता है तो उस वक्त बोर्ड भी रीस्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पूरा प्लेटफॉर्म ही कनेक्ट ब्रोकर से डिस्कनेक्ट हो गया था। वो पूरा प्लेटफॉर्म जब दोबारा कनेक्ट होगा तो वो आपका बोर्ड भी रीस्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो अगर कोई प्रोग्रामिंग ऐसी लिख रहे हो जो कि रीस्टार्ट होने से जो प्रीवियस डाटा रैम में जो स्टोर है वो वेरिएबल्स रिमूव हो जाए और वो रीसेट हो जाए, तो आपकी स्ट्रेटजी को कोई इफेक्ट होगा कि नहीं, ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो अब मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से होता है। ये तो चलो माना कि नेट इश्यूज था और ब्रोकर से कभी कभार डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन ये जो दो चीज़ें हैं ये आप पे डिपेंड करती हैं। अगर आप टाइम फ्रेम चेंज करते हो, जैसे कि यहाँ पे H1 मैंने क्लिक किया, देखो इसने प्रिंट कर दिया। ये कैंडल्स देख रहे हो, लास्ट कैंडल कौन सी है जो एग्जीक्यूट हुई है? इसने लास्ट कैंडल से प्रिंट करना शुरू किया डाटा को। और सबसे पहले क्या प्रिंट किया है इसने? सबसे पहले ये प्रिंट किया 10 नंबर पे, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, ये प्रीव्यू, ये ओल्डर टाइम है। पहले ये प्रिंट हुआ है, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और ये जो 13 है ये अभी करंट टाइम चल रहा है। ये देख देख लो जरा, ये 13 अभी करंट टाइम चल रहा है। ये देख रहे हो, ये 13 की जो करंट कैंडल है ये है, और इसने 13, ये पहले 13 और की जो कैंडल है ये M30 का इसने टाइम फ्रेम का कैंडल को प्रिंट किया है, और उसका ओपन और उस कैंडल की क्लोजिंग। और उसकी प्रीवियस कैंडल से 12:30, उससे प्रीवियस 12, उससे प्रीवियस कैंडल का टाइम क्या था? 11:30। और इसने ये मुझे प्रिंट कर दिया यहाँ पे। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं टाइम फ्रेम भी खुद प्रोवाइड करूँ, ये जो मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ टाइम फ्रेम, इसके बजाय मैं टाइम फ्रेम भी खुद दूँ, तो यहाँ पे मैंने इनम अंडरस्कोर टाइम फ्रेम, टाइम TF टाइम फ्रेम, और जहाँ पर आपने पीरियड चूज किया बाय डिफॉल्ट मैं M30 को रखता हूँ। और यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम लिखा, इसको कंपाइल कर दिया, इसको मैं रिमूव करता हूँ। और यहाँ पे आके बाय डिफॉल्ट M30 है, मैं यहाँ पे इसको चेंज करके H1 करता हूँ, तो मुझे लास्ट 3 जोन सी कैंडल है, लास्ट 4, 3 से लेकर 0 तक कुछ हो करे। तो इसने क्या किया, ये देखो, थर्ड टाइम फ्रेम कैंडल, ये शायद अभी भी M30 भी है। हाँ, मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया टाइम को, ये TF मैंने यहाँ पे पैरामीटर डाला है ना, जो इस पैरामीटर को मैं
यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइम फेच पा रहा हूँ TF में यहाँ पे चूज़ करता हूँ, टाइप कर देता हूँ ये TF और इसको हम दोबारा कंपाइल करते हैं। 0 एरर और 5 वार्निंग है, वार्निंग को इग्नोर करो, कोई इशू नहीं है। तो इसमें ये रहा टाइम फ्रेम। आप क्या M30 पे चले जाओ, ये जैसे स्टार्ट होगा इसने अब H1 का ही टाइम फ्रेम का डाटा शो करना है। देख रहे हो ये इसने स्टार्ट किया, अभी करंट कैंडल चल रही है 12 होर की, क्योंकि 13 होर वाली अभी क्लोज नहीं हुई शायद। और ये उससे प्रीवियस जो कैंडल थी और ये H4 तो नहीं पिक कर ली इसने। लेकिन टाइम फ्रेम देखना मैंने कौन से चूज किया। ये बाय डिफॉल्ट 4 होर है, इसको हम 1 होर करते हैं। 1 होर की हमें बताओ, ये आ गया 1 होर का, देख रहे हो 10 फर्स्ट कैंडल 10 इंडेक्स नंबर 3 जो लास्ट थर्ड इंडेक्स है जो कि ये था थर्ड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये टू, ये वन, सॉरी ये थर्ड, ये टू, ये वन और ये जीरो। तो लास्ट 4 कैंडल्स ये बड़ी ये प्रिंट कर दी यहाँ पे। और इसकी ओपन प्राइस क्लोज प्राइस, ओपन प्राइस क्लोज प्राइस ये कैंडल की यहाँ पे आ गई जिसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ये जो था हमने इसकी ओपन प्राइस को, टाइम को, जितना भी जो चीज़ें फैच करनी थी वो फैच की हैं, ये बेसिक्स थी। जिसके बाद हम, अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे ओपन क्लोज हाई लो की बजाय अभी टाइम फ्रेम का मैं पैरामीटर दिया, देखो मैं अभी M30 पे हूँ तो इसने मुझे H1 का दिया है। अगर मैं M5 पे भी चले जाता हूँ ना तो फिर भी ये मुझे ना जो टाइम फ्रेम का डाटा पिक करके देगा वो वही वाला टाइम फ्रेम का होगा जो कि मैंने अभी भी ये H1 के फैच करके दे रहे हैं, M5 का नहीं। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो पैरामीटर दिया हुआ है वो है ये हमारे पास चूजन टाइम फ्रेम। अगर मैं जो इसको चेंज कर देता हूँ करंट टाइम फ्रेम पर कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, ये लास्ट 4 कैंडल्स मुझे प्रोवाइड करेगा जो अभी करंट टाइम फ्रेम की मैं यूज़ कर रहा हूँ। अभी देखो अभी मैं M5 पे हूँ तो इसने मुझे M5 की कैंडल देना शुरू कर दी। 1250, 1255 की कैंडल, फिर 1305 की कैंडल, फिर 15 पे जाऊँगा तो ये 15 मिनट पे ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा। 1215, 1230, 1245 और 13। फिर मैं M30 पे जाऊँगा तो ये इसका टाइम फ्रेम देखो कैंडल का, ये प्रीवियस 4th कैंडल ओपन हुई है 11:30 पे, उसके आगे 12 पे, फिर 12:30 पे और ये 13 पे। तो इसने मुझे ऑटोमेटिक की कैंडल्स को भी फैच करके चेंज करके प्रोवाइड कर दिया इसका डाटा। और ये इंडेक्स नंबर है, ये मैंने इंडेक्स चूज़ किया था। अगर मैं यहाँ पे 7 कैंडल शो करता हूँ प्रीवियस तो ये मुझे लास्ट 7 कैंडल्स प्रिंट कर देगा यहाँ पे, ये देख रहे हो। तो ये अब ये डाटा हमारे पास आ गया, अब इसके साथ जिस तरह चाहो प्ले कर सकते हो। अभी तो ये सिर्फ कैंडल्स का डाटा फेच करना है मैंने बताया। अभी हम मार्केट इन्फो की तरफ भी जाएंगे कि हमने मार्केट इन्फो कैसे फेच करनी है। मार्केट इन्फो में क्या क्या आता है, हमारे पास होता है, हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि अभी तो मैंने सिर्फ कैंडल की इंफॉर्मेशन फेच की है ना, इन्फो। अभी हमने MQL4 पे इन्फो को फेच किया। अभी मैंने क्या किया, मैंने कैंडल इन्फो को फेच किया। यार जो रेड से नहीं करना, इसको मैं वाइट कलर चूज कर लेता हूँ। अभी मैंने कैंडल इन्फो फेच की थी जिसमें हमारे पास आती है ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, उसके बाद टाइम आ गया, उसके बाद वॉल्यूम आ गया कैंडल की। तो ये चीज़ें आ गई। अब हमारे पास और भी कुछ चीज़ें हैं, हमारे पास है मेरे अकाउंट का बैलेंस, ठीक है, मेरे अकाउंट की एक्टिविटी कितनी है, ट्रेड जब ओपन हो जाएगी तो वो भी चीज़ें, एक्टिविटी मेरे अकाउंट में भी कितना बैलेंस चल रहा है, क्या एक्टिविटी है, उस अकाउंट का जो मार्जिन है, मार्जिन क्या है, उसका जो फ्री मार्जिन है अकाउंट का, अकाउंट का जो फ्री मार्जिन है, फ्री मार्जिन क्या है। और फिर
मेरे पास जो पिप साइज है, पिप साइज क्या है, फिर लोड की कैलकुलेशन, लोड साइज क्या है, फिर जो ट्रेड ओपन करनी है, ट्रेड ओपन कैसे करते हैं, ट्रेड ओपन कैसे करते हैं, ट्रेड को क्लोज कैसे करते हैं, ट्रेड को मॉडिफाई कैसे करते हैं, मतलब अपडेट और चेंज कैसे करते हैं, फिर ये फंक्शन आ जाएंगे। उसके बाद हम बेसिक, ये बेसिक्स तक के हैं ना, फिर उसके बाद हम फीचर्स की तरफ भी मूव करेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया कि कैंडल्स को हम कैसे फेच करते हैं। ठीक, अब मैं बताता हूँ बेसिक्स के अंदर हम ये जो पिप साइज है और जो लोड साइज है, लोड साइज तो चलो हाँ, ये चीज़ें भी मैं बताता हूँ। अभी हम बारी बारी हर चीज़ों को देखते हैं। चलो अब नेक्स्ट में हमने ये तो व्यू कर लिया कि कैंडल की इन्फो कैसे फेच करते हैं, ये आ गई, ये डाटा फेच करना आ गया, वेरी गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। यहाँ पे अब हम आ गए हैं, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। इसको मैंने ये लूप को रिमूव कर दिया, डाटा मेरे फेच के सब। यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, मेरे पास जो है अकाउंट, अकाउंट नंबर क्या है मेरा वो, और इसके लिए मैंने क्या यूज़ करना है, अकाउंट, अकाउंट नेम, अकाउंट नेम सॉरी, नेम भी है, नंबर भी है। नंबर तो जो आईडी नंबर होता है ना, ये फंक्शन के तौर पे है, इंटीजर की फॉर्म में, ये आ गया। और यहाँ पे मैंने अकाउंट नेम चूज़ किया, अकाउंट नेम, ये आ गया अकाउंट नेम। और मेरे पास जो अकाउंट बैलेंस, अकाउंट बैलेंस आ गया। ये मैं अगर कंपाइल करूँगा तो ये ऑलरेडी चार्ट पे इंस्टॉल है बोर्ड, तो ये मुझे, इसको मैं ना डिलीट कर देता हूँ, जो वर्टिकल अलाइनमेंट ब्लॉक। ठीक, अच्छा ये देखो, इसने मुझे मोस्ट रिसेंटली लोड किया बोर्ड को, और इनिशियलाइज करने के बाद इसने मुझे ये चीज़ें प्रिंट कर दी। मेरे अकाउंट का नाम है मोहम्मद हुसैन, और ये रहा हुसैन मोहम्मद, उसने उलट लिखा हुआ है। ये मेरे अकाउंट की आईडी है, ये रही, ये आईडी नंबर आ गई। इस अकाउंट में बैलेंस कितना है, $9,932। ट्रेड सेक्शन में जाओगे, ये जहाँ पे और है, ठीक है। एक्विटी होती है कि जो आपने ट्रेड ओपन किए हैं ना, वो कितने प्रॉफिट और लॉस में है, तो वो अकाउंट को बैलेंस है, उसमें सम कितने प्रॉफिट सम किया है, कितना लॉस हो गया है, तो वो फिर एक्विटी टोटल जो अभी करंट आपकी सिचुएशन में फ्लोटिंग प्रॉफिट जितना आपके पास बैलेंस होती है ना, आपकी जो असल औकात है ट्रेड ओपन करने के बाद अकाउंट की, वो एक्विटी वो चीज़ शो कर रही होती है। फ्री मार्जिन बताता है हमें कि आपने जो ट्रेड ओपन कर दी है, पीछे कितना बैलेंस रह गया है और कितना ट्रेड ओपन करने में यूज़ हो गया, तो वो मार्जिन में हमें यूज़ हुआ बैलेंस बताएगा, फ्री में हमें बाय। अब ये तो था कि मैंने ये बताया, मार्जिन चाहो तो यहाँ से अकाउंट मार्जिन की सूरत में वो फंक्शन लिखो, वो भी आपको बता देगा कैसे यूज़ करते हैं उसको। अब हम आते हैं पिप की तरफ। यहाँ पे डिजिट है, पॉइंट्स है, पिप के साथ ना कुछ चीज़ें लिंक करती हैं। पिप के साथ पिप साइज जो है ना, वो हम डायरेक्ट नहीं पिक कर लेते, उसका एक उसकी एक सिचुएशन है, सिनेरियो है। अब पिप के साथ ना दो पॉइंट, पिप के साथ दो चीज़ें लिंक करती हैं। एक फंक्शन है हमारा पॉइंट्स का, दूसरा फंक्शन है हमारा डिजिट्स का, ठीक है। अब हम दोनों की तरफ जाते हैं। पहले तो वो मैं बता दूं कि वो ये चीज़ें है क्या चीज़। पहले हम आते हैं, अगर हमने पिप को फाइंड करना है ना किसी पेयर के, तो हमने कैसे करना है, पहले मैं पॉइंट लिखता हूँ, पॉइंट लिखा मैंने, इसको फेच किया डबल टाइप में, और फिर डिजिट,
चलो जी। तो मैंने कंपाइल किया तो अब ये होपफुली इनिशियलाइजेशन के सेक्शन में ये आ गया। अब ये इसने क्या शो किया मुझे, अब पॉइंट में देख लो क्या बता रहा है मुझे। ये पॉइंट में मुझे करंट वैल्यू बता रहा है 1 × 10⁻⁻⁵ तो ये -5 क्या शो करता है। और ये डिजिट क्या बता रहा है, डिजिट बता रहा है 5। डिजिट का 5 होने का क्या मतलब है और 10⁻⁻5 का क्या मतलब है। अब इसकी तरफ आओ। अब ये देख रहे हो, ये मेरे पास जो सिंबल शो हो रहा है, एक मिनट मैं प्रॉपरली ना एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ फिर उसके ऊपर बताता हूँ। ठीक है। अब ये देख रहे हो कि ये इसने मुझे बताया है कि आपका जो पॉइंट है ये वैल्यू शो करती है आपकी 10⁻10⁻⁻5, जो कि आपके इसके बराबर है। 0.1 के बाद आपने एक जंप लगाई, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 4। और ये यहाँ पे था आपका पॉइंट, पॉइंट ने जंप की 1 2 3 4 और 5। ये -5 जंप इसने बैक एंड पे लगा दी। तो ये आपकी क्या वैल्यू बनती है, ये 0.00001, ये 4 जीरोस के बाद एक आया। ठीक है, और ये 5 बता रहा है डिजिट। अब ये आपका पॉइंट है। अब ये असल में हमारे जो चार्ट की वैल्यू शो हो रही है ना, ये हमारी वैल्यू है चार्ट की। अब आप इस वैल्यू को देखो तो इसमें कितने डिजिट हैं पॉइंट के बाद, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये हमारे पास चार्ट की जो जितनी भी वैल्यू शो हो रही है ना, 1.3437 अगर आप इसमें देखो तो इसमें टोटल कितने डिजिट आ रहे हैं, इसमें डिजिट आ रहे हैं, इसमें डिजिट हैं 5। और अगर हम पॉइंट की तरफ जाएं तो एक पॉइंट हमारा कितने 5 डिजिट आ रहे हैं, तो एक जो पॉइंट है हमारा ये 5वें डेसिमल पे आके एक पॉइंट आ रहा है, ये 5th डेसिमल पे आके। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है। अब ये पिप साइज नहीं है, ये पिप साइज नहीं है। अब पिप साइज हमें पता है कि कुछ पेयर ऐसे होते हैं जिनमें पिप साइज 4th डेसिमल पे होता है, कुछ पेयर ऐसे होते हैं जिनमें पिप साइज 3rd डेसिमल पे होता है। ठीक है, 2nd डेसिमल पे होता है। कुछ पिप साइज होते हैं जिनका सेकंड में ही होता है, किसी का फर्स्ट पे ही होता है। अब वो कौन कौन से पेयर्स हैं। अब उसकी एक छोटी सी अगर पिप साइज को कैलकुलेट करने वाला सीन है ना, वो प्रोग्रामिंग में थोड़ा अंडरस्टैंड करके करने वाला है। अब यहाँ पे हमारे पास जो वो तमाम पेयर जो कि जिनकी प्राइस 5 डिजिट में शो होती है, जैसे कि इस तरह 0.00001 पे, और कुछ पेयर ऐसे हैं जिनकी प्राइस आपकी 4th में शो होती है, कुछ पेयर ऐसे हैं जिनकी प्राइस आपको 3rd में शो होती है, और कुछ पेयर ऐसे हैं जिनकी प्राइस आपको 2nd में शो होती है, और कुछ पेयर ऐसे हैं जिनकी यहाँ पे 1 पे शो होती है। अब ये डिजिट कौन कौन से हैं, ये है 5 डिजिट वाले सिंबल्स, ये है 4th डिजिट वाले सिंबल, ये है 3 डिजिट वाले सिंबल, और ये है 2 डिजिट वाले, और ये 1 डिजिट वाले। अब अमूमन तौर पे 4 डिजिट वाला सिंबल यहाँ पे है नहीं है कोई। तो जो हमारे पास पेयर्स हैं ना, फॉरेक्स के अंदर जितने भी पेयर्स हैं उनका जो जितने भी 5 डिजिट वाले सिंबल्स हैं, 5, और अगर तो आपका पिप साइज इनके लिए कहाँ पे है, वो तमाम पेयर जिनका डिजिट 5 पे है ना, उनका पिप साइज बराबर होता है 1 पिप, बराबर होता है आपका 0.000 डेसिमल पे एक पिप होता है। तो अगर आप इस आइडियोलॉजी के मुताबिक चलो तो आपका एक पिप कितने पॉइंट, एक पॉइंट मैंने बताया क्या था, एक पॉइंट आपका बराबर था 540, 40 के बाद एक 1। ठीक है जी, आपका एक पॉइंट था ना। तो इससे आप ये कह सकते हो कि जी इन तमाम पेयर्स के लिए जो कि जिनके पास 5, जिनका पॉइंट 5वें नंबर पे होता है, उनके लिए जो आपका पिप है ना, पिप आपका 10 पॉइंट के बराबर है, 10 पॉइंट। ये वो पेयर्स हैं जिनका 5वें डेसिमल पे होता है। और जहाँ पे अगर आप देखो कि इसमें एक पिप
वैसे ही 10 डिजिट के बाद है। तो यहाँ पे पिप साइज और पॉइंट सेम है। यहाँ पे पिप भी आपका फोर्थ डेसिमल पे ही है और पॉइंट भी आपका फोर्थ पे। ये फोर्थ पे, ठीक है। ये दोनों ना यहाँ पे इक्विवेलेंट है, ये बराबर है। तो यहाँ पे आपका जो पिप है ना, वो तमाम पेयर जिनके डेसिमल डिजिट्स 4 होते हैं उनके लिए पिप और पॉइंट बराबर है। अब ये तीन वाला केस आता है सिर्फ जापानीज यन के पेयर में। वो तमाम पेयर जिनके यहाँ तो नोमिनेटर में या फिर डिनोमिनेटर में जापानीज यन है, जैसे कि यूरो वर्सेस जापानीज यन, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड वर्सेस जापानीज यन, यूनाइटेड स्टेट डॉलर वर्सेस जापानीज यन, कनेडियन डॉलर वर्सेस जापानीज यन, न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेस जापानीज यन। तो इस तरह के पेयर जिनमें जेपी वाया आ गया, तो वहाँ पे आपका जो पॉइंट पिप साइज है ना, इनमें आपका जो पिप साइज होता है, एक पिप बराबर होता है 0.01 के सेकंड डेसिमल पे। और आपका जो पॉइंट होता है ना, पॉइंट आपका होता है थर्ड डेसिमल पे। ठीक है, तो इस केस में भी क्या सीन आ रहा है आपका, आपका एक पिप बराबर होता है 10 पॉइंट के जापानीजन के केस में। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे 2 और 1 है, इनमें सेम है। यहाँ पे जो आपका पॉइंट है वही आपका पिप है। इन केस में यहाँ पे 2 और 1 है ना, यहाँ पे जो आपका पॉइंट है वही आपका पिप है। लेकिन वो तमाम पेयर जिनमें 5 के बराबर है, उनमें आपका पिप साइज फोर्थ पे होता है। तो 10 पॉइंट एक पिप के बराबर है। और जहाँ पे तीन पॉइंट्स हैं, वहाँ पे भी आपके 10 पॉइंट एक पिप के बराबर है। बाकी जितने भी पेयर्स हैं जिनमें 4 पॉइंट हो, 2 पॉइंट हो या 1 पॉइंट हो, उनका वही पॉइंट कंसिडर होता है, वही पिप भी कंसिडर होता है। अब इसके लिए मैंने एक फंक्शन बिल्ड किया था अपने पास जो लाइब्रेरी में, वो मैं दिखाता हूँ, उसको व्यू कर लो और करके रख लो अपने पास, कभी काम आएगा। ये आ गया यहाँ पे। ये रहा पिप साइज, ठीक। और इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे बोर्ड में आके ये बॉटम पे प्लेस कर देता हूँ। अब ये पिप साइज का फंक्शन समझो कि ये क्या कर रहा है। ये मैंने एक फंक्शन बिल्ड किया जो कि डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है वापस में। और इस फंक्शन की बॉडी के अंदर मैंने क्या लिखा, यहाँ पे एक रिटर्न फंक्शन भी लिख दिया। अगर ये कुछ रिटर्न कर रहा, अगर ये कुछ ना कर रहा होता तो मैंने यहाँ पे वॉइड लिखना था और यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं आना था, कोई रिटर्न नहीं, बस खाली फंक्शन। लेकिन मैंने यहाँ पे डबल टाइप लिखी है कि ये फंक्शन, मैं पिप साइज का फंक्शन को कॉल करता हूँ तो जब मैं डबल टाइप का कुछ डाटा प्रोवाइड करता है। अब इसमें मैंने रिटर्न करके लिख दिया माई पॉइंट। अब हम मैं डायनामिकली जब फंक्शन बिल्ड करना शुरू करता हूँ, बोर्ड बनाता हूँ, तो मुझे हर क्लाइंट का कोई पता नहीं। क्लाइंट अगर आज वो फॉरेक्स से किसी पेयर पे काम कर रहा है, कल वो जैपनीजन पे चला जाए, परसों वो कमोडिटी पे चला जाए, तो हर पेयर का अलग अलग पिप साइज भी होना चाहिए। तो उसके लिए हमें पिप साइज भी चाहिए हर पेयर का अलग। तो मैंने बाय डिफॉल्ट इसको वैल्यू दी है, डबल टाइप का पैरामीटर मैंने वेरिएबल बनाया और इसमें जीरो वैल्यू स्टोर कर दी। जहाँ पे मैंने इफ की कंडीशन एग्जीक्यूट की, अगर तो वो 5 है, अगर तो आपके डिजिट 5 है सिंबल के या फिर 3 है, तो इस केस में जो ऑटोमेटिक जो मेरे पॉइंट है ना, अभी मैं पॉइंट को डिजिट में चेक कर रहा हूँ और पॉइंट के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। पॉइंट क्या था, फोर्थ डेसिमल पे 0.0000001, 0.0001। तो ये पॉइंट था हमारे पास। डिजिट बताता था कि सिर्फ चार डेसिमल तक वैल्यू है कि 3 तक है। तो ये डिजिट ने मुझे बताया कि जब 5 डिजिट वाला सिंबल है या फिर 3 डिजिट वाला सिंबल है, तो मैंने उसका पॉइंट पकड़ा, पॉइंट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 के साथ, अगर ये 5 और 3 है, ठीक। और 5 और 3 है, मैंने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसने मुझे माई पॉइंट में स्टोर कर दिया और ये मेरा पिप साइज है, ठीक है। 10 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद अगर तो ये वैल्यू 4 है या फिर 2 है या फिर 1 है या फिर 0 है, तो ये वही पॉइंट भी है, पॉइंट ही पिप कंसिडर होगा। अब यहाँ पे इस केस में आप देख लो, यहाँ पे मेरे पास ये दोनों का मैंने यूज़ करते हुए पिप साइज का एक फंक्शन बनाया और वो मुझे डायरेक्टली एक पिप साइज प्रोवाइड कर रहा है।
अच्छा, ये मैंने ये पिप साइज लिखा और इस फंक्शन को कॉल कर दिया। ये मेरा कस्टम फंक्शन है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो इसने मुझे, ये देखो, इसने मुझे बता दिया कि मेरा पिप साइज है 4th डेसिमल पे। अब जहाँ पे मैं एक पेड़ लगाता हूँ यूएसडी जापानीज येन का, अब इसने मुझे उसी पेड़ को, मैंने चार को बस ड्रैग किया, बोर्ड तो पहले से इंस्टॉल था तो मैंने वहाँ पे सिंबल को ड्रैग कर दिया, इसने मुझे यूएसडी जेपीवाई के सिंबल में मेरा जो पिप साइज है वो 2nd डेसिमल पे है। ठीक, जहाँ पे मैं सिंबल को भी प्रिंट करता हूँ, ये सिंबल भी प्रिंट कर दिया मैंने। अब इसने ये देखो, यूएसडी जापानीज येन का पिप साइज 2nd पे है, जीबीपी यूएसडी का 4th पे है, यूरो का भी 4th पे है, और ये गोल्ड का देखते हैं। गोल्ड का पिप साइज भी 2nd पे है। हाँ, ये भी 2nd, 2 डिजिट वाला पेयर है ना। बिटकॉइन का देखते हैं। बिटकॉइन का भी पिप साइज 2nd पे है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिप, ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। अगर आपने करना है तो 100 पिप जोन से है ना, वो $1 के की मूवमेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये तो एक एक दिन में, एक एक सेकंड के अंदर ये कोई $50 अप, $50 डाउन, $100 अप, $100 डाउन। इसका मतलब ये तो तकरीबन 1,000 पिप अप, 1,000 पिप डाउन, कभी कभार 10,000 पिप अप, 10,000 पिप डाउन, एक एक मिनटों में, सेकंडों में ये बिटकॉइन की जंपिंग होती है। तो ये था इसका पिच साइज कैलकुलेट करने वाला फीचर। अब यहाँ पे अगर हमने आस्क प्राइस और बिड प्राइस किसी पेयर की फेच करनी है, आस्क प्राइस और बिड प्राइस, ये है कमीशन होता है। आस्क प्राइस जिस प्राइस पे आप क्लाइंट, अब ये है कि मार्केट में जो करंट प्राइस चल रही है ना किसी चीज़ की, ये वैसी है कि अगर एक बिजनेसमैन है जिसने एक मोबाइल फ़ोन बैकएंड से कंपनी से परचेज किया है कोई 10,000 का, और वो आपको 10,000 में तो सेल नहीं करेगा, वो अपनी कमीशन भी में से निकालेगा क्योंकि उसने वो परचेज करके लेके आया और आपको मोबाइल फ़ोन सेल कर रहा है। पीछे से उसने 10,000 का खरीदा है और आपको 12,000 में सेल करेगा, 2,000 अपनी कमीशन रखेगा। अब यही चीज़ होती है आस्क प्राइस। अगर आपने जो करेंसी परचेज की है ना ब्रोकर से, अब ब्रोकर उसको एग्जैक्ट करेंसी की प्राइस के ऊपर आपको सेल नहीं करेगा। वो थोड़ी सी कमीशन ऐड करने के बाद, जिसको हम स्प्रेड बोलते हैं, स्प्रेड ऐड करने के बाद वो बिड प्राइस पे, अब जिस प्राइस पे बिड हुई है, जिस प्राइस पे आपने आस्क की है ना, वो उस प्राइस पे आपको स्प्रेड ऐड करने के बाद बिड प्राइस पे आपको वो सेल करेगा। तो आस्क और बिड प्राइस का जो डिफरेंस होता है ना, वो शो करता है हमें कि ये स्प्रेड है। ठीक है, तो अब आपने आस्क और बिड प्राइस को भी एक्सेस करना है। उसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये सिंपल आस्क लिखा, और ये एक वेरिएबल आस्क प्राइस। ठीक है, इसमें आ गई, और फिर डबल बिड प्राइस, इसके लिए बिड लिखा, ये आ गया। अगर आपने स्प्रेड को देखना है कि इस सिंबल का स्प्रेड कितना है, स्प्रेड, तो आस्क माइनस बिड प्राइस को करो, और इसको ना कोई एक वैल्यू अगर छोटी बड़ी है तो यहाँ पे हम इसको ना एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर वैल्यू माइनस में भी आएगी तब भी जो उसको पॉजिटिव में करके हमें प्रिंट करके देगा स्प्रेड को। तो ये हमें ये इसकी वैल्यू भी मिल गई कि स्प्रेड क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम व्यू करेंगे कि बाकी जो चीज़ें हैं कि ऑर्डर को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। ये था, अभी हमने अकाउंट बैलेंस वगैरह, जो लोड साइज तो हम 0.01 की फॉर्म में ही वैसे ही करेंगे। फिर आगे आगे मैं ये इनका भी एक एक वीडियो बिल्ड करूँगा। तो फिर अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना। हाँ, जाने से पहले, अगर किसी ने मुझे एज अ डेवलपर हायर करना है, जो जो स्किल मैं सिखा रहा हूँ ना प्रोग्रामिंग के, बोर्ड डेवलप कैसे करते हैं, वो आप एज अ फ्रीलांसर भी सेल कर सकते हो फाइवर पे। तो मैं बोट्स डेवलप करता हूँ, मैंने यहाँ पे डेवलप किए हैं बोट्स। मैंने टोटल इस अकाउंट पे मेरे 27 बोट्स मैंने डेवलप किए हैं। तो आप कर सकते हो। मेरी जो एवरेज प्राइस है, जिस प्राइस में मैं बोट डेवलप करके देता हूँ डेवलपर्स को, नॉर्मल ट्रेडर्स को,
बेसिक बोर्ड $150 में, स्टैंडर्ड बोर्ड $250 में, प्रीमियम $350 में। डिपेंड करता है क्या डिफ़िकल्टी लेवल है पर्सन का। और ये अभी ये प्रीवियस जो था वो 14% का था, और इससे पहले भी कुछ कई बोर्ड मैंने डेवलप किए। तो अगर किसी ने हायर करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे ये वीडियो डिस्क्रिप्शन पे ये लिंक शेयर कर दूंगा। मुझे फाइवर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आप मेरी स्काइप पे मुझे मैसेज कर सकते हो एज अ डेवलपर अगर हायर करना है तो। होपफुली अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।